नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपन ने इतिहास प्रारंभ कर दिया, उसके 2-3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या समझा था कि लास्ट क्लास में अपन ने ताम्र पाषाण काल के बारे में चर्चा करी थी और जहां तक उम्मीद है अपन ने इसकी आधी चीजें नोट भी कर ली थी और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने ताम्र पाषाण काल प्रारंभ करा था कल की क्लास में। 5 मिनट अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इसको पूरा नोट नहीं करूंगा वापस से क्योंकि ये चीज अपन लिख चुके हैं। अब यहाँ पे अपन ने कल की क्लास में क्या समझा है कि ताम्र पाषाण काल। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई ताम्र और पाषाण, तो ताम्र का अर्थ क्या होता है भाई, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, तांबा। उसी प्रकार अपन ने पाषाण का अर्थ क्या देखा है, तो पाषाण का अर्थ क्या होता है भाई, पत्थर। चीजें क्लियर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या समझा था कि भाई ताम्र पाषाण काल के बारे में चर्चा करी थी। तो ताम्र पाषाण काल की जानकारी अपन ने क्यों ली है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि आदि मानव के या मानव के द्वारा पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण का प्रयोग भी आरंभ कर दिया गया था। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि किस अवधि में प्राप्त होता है, तो अपन ने क्या बोला है कि 2000 BC से लेके 500 BC तक। क्लियर है। अब यहाँ पे ताम्र का अर्थ क्या होता है कि तांबा, और यहाँ पे अपन देखते हैं कि पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर। तो मानव के द्वारा पाषाण उपकरणों के साथ साथ ही तांबे के उपकरण का भी प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया था। अब इसके अपन ने कुछ फैक्ट लिखे थे, जैसे कि अपन ने क्या लिखा था फर्स्ट पॉइंट में कि मानव के द्वारा प्रयोग प्रथम धातु कौन सी थी, तो भाई अपन ने क्या देखा है, तांबा। इसी कारण तो ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे तांबे के सर्वप्रथम साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं, तो अपन ने लास्ट क्लास में क्या लिखा था भाई, बिठूर। ये मैं कल की क्लास में लिखवा चुका हूं सभी को। और बिठूर कहां पे है, कानपुर में। और कानपुर कहां पे, तो अपने उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार अपन ने कल चर्चा करी थी कि तांबे का सबसे बड़ा भंडार हमें कहां से प्राप्त हुआ, तो कहां से प्राप्त हुआ है, तांबे का सर्वाधिक भंडार अपने को कहां से प्राप्त हुआ है, तो गंगेरिया से। गंगेरिया, और गंगेरिया कहां पे है, तो भाई अपने ही मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार अपन ने अगले बिंदु की चर्चा करी थी और अपन ने क्या देखा था कि भाई तांबे के सर्वाधिक स्थल अपने को कहां से प्राप्त हुए, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई भारत में अपन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए अपने को, उत्तर प्रदेश, जिनकी संख्या अपन ने नोट करी थी, कितनी थी भाई, 85। चीजें क्लियर है सभी को। तो कल अपन ने यहां तक चर्चा कर चुके थे। उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि ताम्र पाषाण काल या तांबे के उपकरण अपने को संपूर्ण भारत से प्राप्त नहीं हुए, तो कुछ स्थलों से प्राप्त हुए, और कुछ स्थलों से प्राप्त हुए तो उसी आधार पर अपन ने कल मैप बनाया था। और मैप में अपन ने देखते हैं कि भाई क्या बनाया था, अपन ने क्या देखा था, तो एक कल का ही मैप है जो अपन ने बनाया था। तो अपन ने क्या देखा है कि मध्य प्रदेश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से तांबे के उपकरण के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे अपन ने क्या देखा है भाई, अपना राजस्थान। तो राजस्थान में अपन ने क्या नाम रखा है इसका, बनास संस्कृति, गिलुंद संस्कृति, आहार संस्कृति, ताम्रवती संस्कृति। अब ये संस्कृति क्या होती है, तो भैया संस्कृति की छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे अपन, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि संस्कृति बार बार सर बोल क्यों रहे। तो अपन ने क्या बोला है कि संस्कृति किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विकसित होती है, जहां कुछ समानताएं होती है, जैसे रहन सहन, बोली या फिर खान पान या फिर धातु प्रयोग। तो अपन ने यहाँ पे क्या समझा है कि संपूर्ण भारत से हमें तांबे के साक्ष्य ना प्राप्त हुए थे। अपन ने कुछ स्थल के बारे में चर्चा की थी, जैसे अपना राजस्थान, और संस्कृति किसी विशिष्ट क्षेत्र में विकसित हुई है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हुई है, इसी कारण से इसका नाम अपन ने संस्कृति दिया। अब इसके नाम क्या देखते हैं, तो पहला अपन ने क्या देखा है कि बनास संस्कृति, उसी प्रकार गिलुंद संस्कृति, उसी प्रकार आहार या फिर ताम्रवर्ती संस्कृति, जो कि राजस्थान वाले हिस्से में अपने को देखने को मिलती है। उसी प्रकार अपन ने मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करी है, तो मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति, उसी प्रकार एरण, नागदा या फिर नौदा टोली या फिर मालवा संस्कृति। और महाराष्ट्र में भी हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त देखने को मिलते हैं, तो उसका नाम क्या है भाई, जोरवे संस्कृति।
क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने चीजें देखी है, अब इसको अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर तेलंगाना या फिर बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में तांबे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, इसी कारण इनके नाम अपन ने लिखे। किसी और राज्य का नाम अपन ने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वर्तमान में कोई भी ऐसे साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त नहीं हुए। कभी मान लो कि अपन देखते हैं कि कर्नाटक में तांबे के साक्ष्य अपने को इस कालीन के प्राप्त हो जाते हैं, तो भाई यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक की चर्चा भी की जाती। क्लियर? चलो तब अपन इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है कि पहली संस्कृति के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं भाई, आहार। चलो भाई, तो यहाँ पे पहला नाम अपन ने क्या लिख दिया? बनास, आहार या फिर गिलुंद। गिलुंद संस्कृति साथ में नोट करते चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये संस्कृति किस क्षेत्र में विकसित हुई? तो यहाँ पे अपन ने अवस्थिति लिखा। और किस क्षेत्र में विकसित हुई है भैया? तो अपन ने क्या बोला है कि राजस्थान में। कहाँ विकसित हुई है? तो राजस्थान में। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि इस संस्कृति के अन्य नाम, जैसे अपन ने 3 नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे अन्य नाम इनका पड़ा क्यों है? तो यहाँ पे पहला अपन ने क्या देखा है कि बनास नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में अपन ने क्या बोला है कि भाई बनास नदी, बनास नदी के आसपास, बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में विकसित, इसी कारण अपन ने क्या बोल दिया भाई इसको बनास नदी या फिर बनास नदी घाटी संस्कृति। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं भाई, इसका नाम अपन ने गिलुंद क्यों रख दिया? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है भाई, इसका नाम अपन ने गिलुंद क्यों रख दिया? तो भैया गिलुंद एक स्थल है जो कि राजस्थान से हमें प्राप्त हुआ है, और यहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता का नाम अपन ने क्या लिखा? HD साकलिया। HD साकलिया। चीजें क्लियर? और यहां पे इसका नाम फिर अपन देखते हैं भाई आहार क्यों पड़ गया? तो आहार भी अपन ने देखा है कि भाई राजस्थान में एक स्थल है, और आहार का एक और नाम देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है भाई? ताम्रवती। अब इस आहार का नाम ताम्रवती क्यों रखा? क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि इस स्थल से हमें पाषाण उपकरण से भी अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन ने पहली संस्कृति की चर्चा करी है जिसका नाम क्या देखते हैं अपन? बनास, आहार या फिर गिलुंद संस्कृति। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि भाई इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, ये संस्कृति कहाँ पे विकसित हुई है? तो अपन ने देखा है कि भाई राजस्थान में। इस संस्कृति के अन्य नाम क्यों देखने को अपने को मिलते हैं, या अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई है, इसीलिए इसका नाम बनास संस्कृति पड़ा। उसी प्रकार अपन ने देखा है कि भाई गिलुंद स्थल यहां से हमें प्राप्त हुआ है, जहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो अपन ने क्या देखा है भाई? HD साकलिया महोदय। क्लियर? और यहाँ पे एक और नाम इसका अपन देखते हैं कि आहार, और आहार का एक और नाम देखने को क्या मिलता है? ताम्रवर्ती। क्योंकि यहां से हमें पाषाण उपकरणों से भी अधिक मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसी कारण से आहार का एक और नाम क्या मिलता है? तो भाई ताम्रवती अपने को देखने को मिलता है। चलो भाई फटाफट इसको नोट करो। चलो हो गया सभी का नोट, आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद दूसरी संस्कृति की अपन ने क्या चर्चा करी थी? तो दूसरी अपन देखते हैं कायथा संस्कृति।
कायथा संस्कृति। इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो इसकी अवस्थिति अपन ने क्या बोल दिया भाई, मध्य प्रदेश में, उज्जैन के निकट, उज्जैन के निकट मध्य प्रदेश में। अब यहां पे भी अपन ने क्या बोला है, यहां से प्राप्ति क्या क्या हुआ है, तो प्राप्ति के रूप में अपन ने क्या लिख दिया यहां पर कि पाषाण उपकरण के साथ ही साथ यहां पे हमें तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब यहां पे अपन देखते हैं कि भाई यहां पे खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता के रूप में खोजकर्ता कौन थे, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई V.S. वाकड़कर महोदय। और इस संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी माना जाता है, क्लियर? फटाफट इसको नोट करो। अपन ने क्या देखा है कि पहली चीज संस्कृति का नाम क्या है भाई, कायथा। और कायथा वर्तमान भी अपन क्या देखते हैं कि उज्जैन के निकट मध्य प्रदेश में है। तो इसकी अवस्थिति अपन ने कहां पे देखी है, तो इसकी अवस्थिति अपन ने क्या देखी है कि उज्जैन के निकट कायथा आज भी एक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। उसी प्रकार यहां से अपन प्राप्ति की बातचीत करते हैं तो पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए, इसी कारण इसको ताम्र पाषाण काल में अपन ने रखा है। नेक्स्ट, खोजकर्ता के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तो खोजकर्ता कौन है भाई, V.S. वाकड़कर महोदय, क्लियर है? और इस संस्कृति को अपन हड़प्पा संस्कृति के समकालीन भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका टाइम पीरियड और सिंधु घाटी सभ्यता जो अपन पढ़ने वाले हैं इसके टाइम पीरियड में अपने को कुछ समानता देखने को मिलती है। चीजें क्लियर है? फटाफट इसको नोट कर लो तो अपनी दूसरी संस्कृति भी हो गई है। चलो बढ़े आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन ने क्या बोला है कि तीसरे नंबर पर किसका नाम है, तो अपन ने क्या बोला है, नवदा टोली। उसी प्रकार अपन ने इसका देखा है, एक और नाम क्या मिलता है, तो अपन ने क्या बोला है कि एरण संस्कृति या फिर मालवा संस्कृति। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये कहां पर स्थित है या इसकी अवस्थिति किस राज्य में है, तो अपन ने देखा है कि भाई मालवा का पठार या मालवा कहां पे, तो अपन मध्य प्रदेश में है। तो इसकी अवस्थिति अपने को कहां देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार यहां पे हम देखते हैं कि प्राप्ति क्या क्या हुई है, तो प्राप्ति के रूप में अपन ने क्या क्या जाना है कि यहां से हमें पाषाण उपकरण के साथ साथ तांबे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, इसके खोजकर्ता के बारे में जानते हैं कि भाई खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता के बारे में अपन ने क्या लिखा है, H.D. साकलिया महोदय। क्लियर है सभी को? तो यहां पे अपन ने पहली चीज क्या लिखी है कि नागदा, नवदा टोली, एरन या मालवा संस्कृति। अपन ने देखा है कि इसकी अवस्थिति कहां पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार इसकी प्राप्ति अपन देखते हैं कि प्राप्ति के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो पाषाण उपकरण और साथ ही
तांबे के उपकरण। और यहाँ पे खोजकर्ता के बारे में अपन ने क्या बोला है कि एचडी साकलिया महोदय। तो जहां जहां पे अपने को तांबे के उपकरण मिले वहां पे संस्कृति का नाम दिया अपन ने कि कायथा संस्कृति। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि मालवा संस्कृति, उसी प्रकार देखते हैं कि बनास संस्कृति। तो ये नामकरण करा क्यों है? तो अपन ने बोला है कि संस्कृति का अर्थ ही क्या होता है कि जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विकसित होती है, जिनका खान पान रहन सहन समानता को दर्शाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने उनके नामकरण किए हैं। क्लियर है सभी को? चलो फटाफट इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं अपन। और यहाँ पे अगली संस्कृति और अंतिम संस्कृति के रूप में अपन ने क्या लिखा है? जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति के बारे में पहला बिंदु अपन देखते हैं कि इसकी अवस्थिति। इसकी अवस्थिति कहां पे देखने को मिलती है? तो अपन ने बोला है कि वर्तमान भारत में एक राज्य जिसका नाम क्या है भाई? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से हमें जोरवे संस्कृति या फिर क्या क्या प्राप्त हुआ? तो भाई प्राप्ति देख लो पहले, आप अनुमान लगाओ क्या क्या प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पे पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण के साथ अपने को यहाँ पे तांबे के उपकरण की प्राप्ति हुई है। क्लियर है सभी को? और फिर यहीं पे अपन आगे की चर्चा करते हैं कि यहां से हमें कुछ अन्य तथ्य के बारे में जानते हैं कि क्या क्या प्राप्ति हुई है। चलो इस प्राप्ति में नोट कर लेते हैं अपन। तो यहां से अपन ने क्या देखा है कि यहां से हमें हड्डी से बना हल, जो कृषि कार्य में कार्य देता है, जो सहायता करता है, हड्डी से बना हल प्राप्त हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? अर्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध कहा जाता है। उसी प्रकार क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से अपन ने क्या देखा है कि यहां से हमें मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। उसी प्रकार यहां से देखते हैं भाई, यहां पे हमें सोने के आभूषण, सोने के आभूषण, सोने के आभूषण के भी साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो यहां पे अपन ने क्या बोला है कि सोने के आभूषण के साक्ष्य की भी यहां पे प्राप्ति हुई है। और इस महाराष्ट्र के क्षेत्र या जोरवे संस्कृति जिन क्षेत्रों में विकसित हुई थी, तो यहाँ पे अपने को क्या क्या प्राप्त हुआ? तो यही भी अवस्थिति के ब्रैकेट में लिख लेना कि गोदावरी नदी और उसकी सहायक और उसकी सहायक प्रवरा नदी क्षेत्र में अपने को यह संस्कृति देखने को मिलती है। एक तो गोदावरी नदी और गोदावरी नदी की एक सहायक नदी, इसका नाम क्या है? प्रवरा नदी। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे ये चीजें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से अपने को क्या क्या प्राप्त हो रहा है? तो अपन ने क्या देखा है? पाषाण के उपकरण, पाषाण के साथ साथ क्या प्राप्ति हो रही है? तांबे की। और ये इसकी अवस्थिति अपने को कहाँ पे देखने को मिलती है? तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी और उसकी सहायक एक और नदी है प्रवरा नदी के क्षेत्र के मध्य में। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि यहां से और अपने को अन्य क्या क्या चीजें प्राप्ति हुई है। तो पहले में अपन ने पाषाण के उपकरण, तांबे के उपकरण देखे, इसी कारण से इसका नाम ताम्र पाषाण काल पड़ गया। और अन्य चीजें क्या प्राप्त हुई है? तो यहां से हमें हड्डी से बना एक हल की प्राप्ति हुई है, जिसे अर्ध कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? अर्ध। ये एमपी सेट में क्वेश्चन आ चुका है भाई, आने वाली एग्जाम में और काम देगा कि यहां से हमें हड्डी से बना हल प्राप्त हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? अर्ध कहा जाता है। और उसी प्रकार जोरवे संस्कृति में हमें मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है और साथ ही साथ सोने के आभूषण की भी प्राप्ति हुई है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि और साक्ष्य या प्राप्ति के रूप में अपन देखते हैं कि यहां पर व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे उत्तर से
उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। साथ ही हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो ये क्या करते थे कि जो अपने शरीर का आधा हिस्सा इसको जमीन के अंदर भीतर गाड़ देते थे और जो आधा हिस्सा इसको शरीर को बाहर रखते थे, क्योंकि यहाँ पे ये दिखता है कि भाई यहाँ पे अंधविश्वासी लोग हुआ करते थे, क्योंकि आधा शरीर ये बोलते हैं कि भाई कभी पूरा शरीर अपन गाड़ देंगे तो भूत प्रेत बन जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है कि आधा शरीर तो जमीन के भीतर और आधा शरीर जमीन के ऊपर होता था, जो कि इस संस्कृति में अंधविश्वास को दर्शाता था। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपने क्या बोला है कि साथ ही यहाँ मृत व्यक्ति के आधे शरीर को दफनाया जाता था और आधे शरीर को ऊपर रखा जाता था, जो कि इस संस्कृति में किसको दर्शाता है भाई? अंधविश्वास, अंधविश्वास को दर्शाता है। क्लियर? इस संस्कृति में अपन ने क्या बोला है कि व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसे उत्तर से, ये यहाँ पे लिखा है भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। उसी प्रकार यहाँ पे आधे शरीर को दफनाया जाता था और आधे शरीर को बाहर रखा जाता था, जो कि इस काल में अंधविश्वास को दर्शाता है। क्लियर है सभी को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। उसी प्रकार यहाँ से अपन ने क्या क्या जो प्राप्ति हुई है इसको नोट करो फटाफट, और भी इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। चलो भाई हो गया सभी का? बढ़े आगे। अब जो अपन ने प्राप्ति में लिखा है इसकी चेन है। अब यहाँ पे अपने को एक हेडिंग देनी है महत्वपूर्ण स्थल करके, जो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। जो प्राप्ति लिखी थी अपन ने, एक तो अवस्थिति लिखी, उसके बाद प्राप्ति में क्या क्या लिखा वो प्राप्ति, और उसी के बाद एरो देना है आपको, इसी में लिखना है जोरवे संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल। तो पहला अपन ने क्या लिख दिया भाई? इनाम गांव। इनाम गांव, तो इनाम गांव से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो अपन ने क्या बोला है? प्राचीनतम कृत्रिम सिंचाई के साक्ष्य की प्राप्ति। उसी प्रकार अपन ने एक और स्थल का नाम लिखा है नेवासा, जो कि ये तीनों स्थल कहां पे देखने को मिलेंगे भाई? ये महत्वपूर्ण स्थल जो भी लिख रहे हैं अपन, ये महाराष्ट्र वाले, एमएच मतलब महाराष्ट्र से आपको प्राप्त हो रहा है। क्लियर? इनके ब्रैकेट में लिखो इसलिए साइड में लिख दिया हमने। अभी हमें नेवासा से क्या है? तो यहां से हमें प्राचीनतम रेशम, प्राचीनतम रेशम उत्पादन के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। उसी प्रकार नेक्स्ट महानंद, तो यहां से हमें गणेश पूजन के साथ साथ तांबे का रथ के साक्ष्य की यहां से हमें प्राप्ति देखने को मिलती है। क्लियर? तो महत्वपूर्ण स्तर के रूप में पहला नाम क्या लिखा अपन ने? इनाम गांव। और इनाम गांव में ये क्वेश्चन आता है कि प्राचीनतम कृत्रिम सिंचाई। अब ये कृत्रिम सिंचाई क्या होता है? जैसा अपन देखते हैं कि वर्षा के पानी से जो किसान मान लो कि खेती कर रहा है, तो अपन ने क्या बोल दिया कि भाई ये
वर्षा प्राप्त हो रही है यहाँ से। लेकिन मानव के द्वारा अपन देखते हैं भाई ट्यूबवेल खुदवा ली गई, कुएं खुदवा लिए गए, तो ये मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से विकसित की गई सिंचाई पद्धति है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि प्राचीनतम कृत्रिम सिंचाई के साक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो इनाम गांव। और इनाम गांव कहाँ पे है, तो इनाम गांव अपन ने देखा है कि महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है, नेवासा। तो नेवासा से हमें प्राचीनतम रेशम उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके, रेशम के साक्ष्य हमें यहाँ से सबसे प्राचीन प्राप्त होते हैं। और एक और क्या लिख दिया, महादमा, यहाँ से हमें गणेश पूजन के साथ साथ तांबे के रथ के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। क्लियर। तो जितनी भी महत्वपूर्ण संस्कृति थी जहां से अपने को ताम्र पाषाण का या पाषाण के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण की प्राप्ति भी हुई है, तो उनके बारे में अपने जानकारी एकत्रित करी है। अब यहाँ पे कुछ बिंदु है तो उसको नोट करके लिखते जाना आप सभी कि यह संस्कृति ग्रामीण सभ्यता या संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। उसी प्रकार यहां पे हमें सर्वप्रथम आद्य नगर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभी आद्य नगर क्या हो गया कि नगरों का बोल सकते हैं कि जैसे नगर क्या है, तो वहां पे संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अपन इंदौर की बातचीत करते हैं तो इंदौर को महानगर बोलते हैं। तो नगर क्या है कि वहां पे वो सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छे कॉलेज हों, तो ये सारे के सारे क्या है कि नगरों को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि आद्य नगर, कि यहाँ पे हमें नगरों के आधे रूप देखने को मिलते हैं, मतलब संपूर्ण नगर का विकास वहां पे देखने को नहीं मिलता। तो आद्य नगर के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए, तो इसी ताम्रपाषाण काल में। उसी प्रकार एक बिंदु वो लिखते हैं कि सर्वप्रथम कलश समाधान पद्धति के साक्ष्य यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसके साथ साथ अपन ने क्या बोला है कि कलश को भी रखा जाता था। और ये अपने को कहां पे देखने को मिलता है भाई अधिकांशतः, तो अपन ने बोला है कि भाई जोरवे संस्कृति में। और जोरवे संस्कृति कहां पे है, तो महाराष्ट्र। चलो क्लियर है, फटाफट इसको नोट कर लो। इसके बाद अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जितना भी आज अपन ने पढ़ा है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। और आज ही अपने को भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। चलो बढ़े आगे भैया के नाम यहाँ पे रेस कर लेना, इसको दाइमाबाद लिख लेना। यहाँ पे क्या लिखना है, दाइमाबाद। दाइमाबाद से हमें गणेश पूजन और तांबे के रथ के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो भी आज अपन ने इसके बारे में पढ़ा है। चलो तो ये तो कल ही अपन ने देख लिया कि ताम्र पाषाण काल में तांबे का अर्थ क्या, ताम्र मतलब तांबा हो गया और पाषाण मतलब पत्थर हो गया। तो मानव के द्वारा प्रथम प्रयोग धातु कौन सी थी, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, तांबा। और तांबे के सर्वप्रथम साक्ष्य आपको कहां से मिले, तो बिठूर कानपुर यूपी से। सर्वाधिक भंडार आपको कहां पे देखने को मिलता है, तो अपन ने क्या बोल दिया, गंगेरिया मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार तांबे के सर्वाधिक स्थल आपको कहां देखने को मिलते हैं, तो यूपी में। क्लियर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि जहां जहां पे पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्राप्ति हुई है, तो वहां पे अपन ने इसको संस्कृति नाम दे दिया। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान में बनास, गिलुंद, आहर या फिर
ताम्रवती संस्कृति। मध्य प्रदेश में अपन ने क्या बोला है कि कायता संस्कृति। उसी प्रकार एक और एरन, नागदा और नावदा टोली या फिर मालवा संस्कृति। और महाराष्ट्र में आपको कौन सी संस्कृति देखने को मिलती है, तो जोरवे संस्कृति। नेक्स्ट, पहली संस्कृति के बारे में चर्चा क्या करी है अपन ने, बनास, आहार या फिर गिलुंद संस्कृति। तो इसकी अवस्थिति कहां पे प्राप्त हुई है, तो राजस्थान में। इसके अन्य नाम क्यों देखने को मिलते हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसी कारण इसे बनास संस्कृति कहते हैं। और यहाँ पे गिलुंद स्थल लिखा है, तो यहाँ से हमें क्या है कि राजस्थान में एक स्थल प्राप्त हुआ है जो कि अग्निकुंड के साक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पे दर्शाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो अपन ने क्या बोला है कि HD साकलिया। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि एक और स्थल कौन सा प्राप्त हुआ, आहार। और आहार का एक और नाम क्या देखने को मिलता है, तो ताम्रवती, क्योंकि अपन ने क्या देखा है कि इस स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ से भी अधिक मात्रा में हमें तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट संस्कृति कौन सी है, कायता संस्कृति। और ये कायता संस्कृति कहां पे विकसित हुई, तो अपन ने क्या बोल दिया, उज्जैन के निकट मध्य प्रदेश में, जहां से हमें पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण की भी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो अपन ने क्या बोल दिया कि VS वाकड़कर महोदय। और इसी कायता संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड में समानता देखी जाती है। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है कि तीसरी संस्कृति कौन सी है, तो नागदा। और इसका एक और नाम क्या मिलता है, नवदा टोली, और एक और नाम एरन। ये तीनों क्षेत्र की अपन सहयोग की बातचीत करते हैं तो मध्य प्रदेश में ही है। और इसका एक और नाम क्या पड़ता है, तो मालवा संस्कृति। तो यहाँ पे अवस्थिति देखी तो किस राज्य में है, तो अपन ने बोला मध्य प्रदेश में। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हो रही है, तो पाषाण उपकरण के साथ साथ तांबे के उपकरणों की प्राप्ति भी यहाँ पर होती है। और यहीं पे अपन ने खोजकर्ता के बारे में चर्चा करी है, तो कौन है भाई, HD साकलिया महोदय। नेक्स्ट, अगली संस्कृति कौन सी है, तो जोरवे संस्कृति। अब जोरवे संस्कृति कहां पे अवस्थित है, तो अपन ने क्या देखा कि महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किन दो नदियों के बीच में, तो गोदावरी नदी और उसकी सहायक प्रवरा नदी क्षेत्र में इसका विकास अपने को देखने को मिलता है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति के रूप में अपन ने क्या देखा है कि पाषाण उपकरण, और पाषाण उपकरण के साथ साथ तांबे के उपकरण की प्राप्ति भी यहाँ पर होती है। और यहीं से अपन ने क्या देखा है कि हड्डियों से बना एक हल की हमें प्राप्ति हुई है, जिसे क्या कहते हैं, अर्ध कहते हैं। क्लियर। और यहां से हमें एक मातृ देवी की प्रतिमा की प्राप्ति होती है, और साथ ही सोने के आभूषण की प्राप्ति भी यहाँ पे साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उत्तर से उसे दक्षिण दिशा की ओर दफनाया जाता था, और साथ ही साथ उसके आधे शरीर को धरती के भीतर या जमीन के भीतर, और आधा शरीर जमीन के ऊपर होता था, जो कि ये संकेत देता है कि भाई भूत उसको ना लगे उस व्यक्ति को, या वो व्यक्ति भूत ना बने, जो कि ये किसको दर्शाता है भाई, अंधविश्वास को। नेक्स्ट, और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि महाराष्ट्र से ही जोरवे संस्कृति में कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पहला, इनाम गांव। तो इनाम गांव से हमें प्राचीनतम कृत्रिम सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार नेवासा से हमें प्राचीनतम रेशम उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और उसी प्रकार अंतिम में क्या देखा है अपन ने, दायमाबाद। तो दायमाबाद से हमें गणेश पूजन के साथ साथ तांबे के रथ के साक्ष्य की भी प्राप्ति होती है। जो भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है वो सारे के सारे क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं बना रहा हूँ। और ऐसा कैसे ही आपको कॉपी करना है, ऐसा नहीं है, पूरा डिटेलिंग करनी है कि जैसे कैसे लिखते हैं भाई कि दायमाबाद, कहाँ पे, दायमाबाद महाराष्ट्र में गणेश पूजन के साथ साथ तांबे के रथ के भी साक्ष्य की प्राप्ति हमें हुई है। कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट लिखो गणेश पूजन, तांबे का रथ, साक्ष्य की प्राप्ति। और यहाँ पे अपन ने नोट करके अन्य विशेषता में क्या लिखा है कि यह संस्कृति अपने आप में कैसी संस्कृति थी भाई, ग्रामीण सभ्यता। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पे अपने को सर्वप्रथम आद्य नगर की चर्चा देखने को मिलती है, और संपूर्ण नगर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि यहाँ पर सर्वप्रथम कलश शवाधान पद्धति, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ कलश को रखा जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं भाई, कलश शवाधान पद्धति। और इसके साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र में। अब आगे की चर्चा करते हैं भाई अपन सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी चर्चा करनी है भाई हमें, सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 BC से 2500 BC से 1800 BC,
1800 BC। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि भाई सिलेबस को देखते रहना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने सबसे पहले पाषाण काल पढ़ा, पाषाण काल के 3 कालों की चर्चा करी अपन ने। उसके बाद अपन ने आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश करा जहां पे हमें पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, और वहीं पे अपन ने ताम्र पाषाण काल की चर्चा करी, और ताम्र पाषाण काल के बाद अब किसकी चर्चा कर रहे थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता की। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हमें प्राप्त हुई है उसे वर्तमान में पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन लिपि आज भी प्राप्त है हमें। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे अपन सिंधु घाटी की सभ्यता की आज थोड़ी बहुत चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड भी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देखने को मिलता है। कुछ जगह पे 2500 BC से 1800 BC मिलता है, और कुछ जगह पर 2350 BC से 1750 BC देखने को मिलता है। चीजें क्लियर है सभी को? और सिंधु घाटी सभ्यता की भाई अपन चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि भाई पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज नहीं हुई थी, अपन देखते हैं कि 1921 में पहले स्थल के रूप में अपन ने क्या है? हड़प्पा स्थल की खोज करी। अब 1921 के पहले की अपन चर्चा करते हैं, जब माइनस में जाते हैं तो अपन ने क्या बोल दिया कि अंग्रेज इस टाइम पे थे भारत में, और अपन ने क्या देखा है कि अपने को ये प्राचीनता मालूम नहीं थी कि भाई भारत की सभ्यता इतनी प्राचीन हो सकती है। इसके पहले अपना इतिहास सूक्ष्म रूप से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही अपन देखते हैं कि खुदाई खनन की प्राप्ति होती तो अपन क्या देखते हैं कि भारत की जो सभ्यता या संस्कृति है, भारत का इतिहास 2500 वर्ष पीछे की ओर चले जाता है। कैसे? अब इसी प्रकार अपन चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। चलो, तो यहां पे अपन इसकी जानकारी एकत्रित करते हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि जब अंग्रेज भारत में थे तो लॉर्ड कैनिंग, कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग महोदय के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का, या बोल सकते हैं कि पुरातत्व के लिए सर्वेक्षक नियुक्त किया। पुरातत्व के लिए सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया। लेकिन ये दिमाग में बैठा लेना कि भाई भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग की प्रथम अध्यक्ष भाई ये नहीं थे, ये दिमाग में बैठा लेना। अपन ने क्या बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्वेक्षक थे। क्या? सर्वेक्षक। लेकिन अपन देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के काल में अपन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। क्लियर है सभी को? ये दिमाग में बैठा लेना, है क्वेश्चन आएगा। अपन ने क्या बोला है कि लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। क्लियर? तो यहां पे अपन ने क्या देखा है कि इसकी थोड़ी सी कहानी समझते हैं अपन, छोटी सी हेडिंग तो पहले खोज करके। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है कि सर्वेक्षक किसको नियुक्त किया गया भाई? कि आपको सिर्फ सर्वेक्षण का कार्य करना है। तो सर्वेक्षक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हीं व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व का जनक या पितामह कहा जाता है, क्योंकि ये पहले सर्वेक्षक थे जिन्होंने कार्य किया था। उसी प्रकार अपन क्या देखते हैं कि भाई एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम क्या है? चार्ल्स मेंशन। अब इस व्यक्ति को पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में एक ईंट का टुकड़ा प्राप्त होता है, और ये बोलता है कि ये ईंट का टुकड़ा इस काल का नहीं।
तो किस काल का है? तो चार्ल्स मेंशन ने अपने बड़े अधिकारियों से ये बात कही कि अपने को इन स्थलों की खोज करना चाहिए। किस व्यक्ति ने की है भाई? चार्ल्स मेंशन महोदय ने। लेकिन अपन क्या देखते हैं कि बड़े अधिकारियों ने इनकी बात को अनदेखा कर दिया। तो अपन ने क्या बोल दिया कि इनकी बात को अनदेखा किया, अनदेखा किया। अलग अलग किताबों में भाई अलग अलग चीजें मिलेगी, लेकिन जो बोर्ड पे लिखा है ये सर्वमान्य है, क्लियर, ऑथेंटिक है सारा का सारा। अपन ने क्या देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय इतिहास की अपन ने खनन या खुदाई करी कुछ क्षेत्रों में और अपने को जानकारी प्राप्त हुई कि भारत का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। और यहीं पे अपन ने क्या देखा है कि लॉर्ड कनिंग के काल में अलेक्जेंडर महोदय को पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षक नियुक्त किया गया, पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। उसी प्रकार अपन ने क्या देखा है? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो यहाँ पे सर्वेक्षक कौन थे? तो लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसी व्यक्ति को अपन ने क्या बोल दिया कि भारतीय पुरातत्व विभाग का इसको जनक या पितामह कहा जाता है। और फिर अपन ने क्या बोला है कि सर्वप्रथम पहले व्यक्ति कौन थे जिनने सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के लिए प्रयास करा? तो भाई चार्ल्स मेंशन। तो चार्ल्स मेंशन महोदय ने इस बात को पर आधार पर बल दिया कि भाई अपने को इन क्षेत्रों का खनन या खुदाई कार्य करना चाहिए। लेकिन इनके अधिकारियों ने इनकी बात को क्या कर दिया भाई? अनदेखा कर दिया। उसी प्रकार अपन क्या देखते हैं कि ये जो विभाग की स्थापना हुई थी भारतीय पुरातत्व विभाग की, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं भाई? जॉन मार्शल। कौन बनते हैं भाई? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल क्या करते हैं कि इस क्षेत्र की खुदाई या खनन पर बल देते हैं। और इसी कारण से अपने को हड़प्पा नगर की प्राप्ति होती है, जो अपन आगे के क्रम में पूरा पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या बोला है कि पहले सर्वेक्षक को नियुक्त किया जाता है, उसके बाद विभाग की स्थापना करेंगे। तो सर्वेक्षक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हीं व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। और इस विभाग की स्थापना किसके काल में हुई? तो भाई कर्जन के काल में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके काल में हुई? कर्जन के काल में, क्लियर। और वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बल दिया था कि इस क्षेत्र का खनन या खुदाई होना चाहिए? तो कौन थे भाई? चार्ल्स मेंशन, क्लियर है सभी को। और फिर अपन देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन बनते हैं भाई? जॉन मार्शल बनते हैं। और जॉन मार्शल इन क्षेत्रों की खुदाई पर बल देते हैं, क्लियर। फटाफट इसको नोट करो भाई। चलो भाई, क्लियर है सभी को। अपन ने थोड़ा सा बेसिक जाना है सिंधु घाटी सभ्यता का, अब इसको कल डिटेल में पढ़ना है पूरा का पूरा, क्लियर। लास्ट में अपन ने क्या बोला है कि कनिंग के काल में अपन ने देखा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या बनाया? सर्वेक्षक। उसके बाद विभाग की स्थापना किसके? कर्जन के काल में। और ये सर्वेक्षक पहले नियुक्त थे अलेक्जेंडर कनिंघम, इसीलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, क्लियर है सभी को। चलो भाई, अब आगे का अपन कल की क्लास में पढ़ते हैं। तो ताम्रपाषाण काल को अच्छे से रिवाइज करके आना, सिंधु घाटी सभ्यता की अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे, क्लियर है सभी को। धन्यवाद।